स्वागत है बच्चों आप सबका हिंदी वर्कर की कक्षा में। हम आज क्षितिज का दूसरा वाला पाठ लहासा की ओर जो है वो हम पढ़ेंगे। यह इसके लेखक राहुल जी सांस्कृत्यायन हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊपर खड़े थे। अब क्या था कि लेखक ने सिर्फ एक ही पड़ाव लिया इस 16-17 मील की यात्रा को करने के लिए कि घोड़े पे जब वो बैठे तो बैठ के एक ही बार वो सिर्फ उतरे चाय पीने के लिए, और दोपहर के वक्त में सिर्फ एक बार वो चाय पहनने के लिए उतरे, और वो डांडा मतलब ऊंची जमीन तक वह 16-17 हजार फीट तक पहुंच गए थे। हमारे दक्षिण तरफ खूब पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के चारों ओर श्वेत शिखर चले आ रहे थे। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि दक्षिण, अब इस लाइन से मालूम पड़ता है कि लेखक उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण यानी पीछे की तरफ हो गया उनके, और पूर्व और पश्चिम इधर लेफ्ट और राइट साइड वाला हो गया। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पर हजारों श्वेत यानी सफेद शिखर, बर्फ से ढके हुए पहाड़ साथ साथ चले जा रहे थे। बीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। बीटे मतलब टीले के आकार का जो ऊंचा स्थान है ना, उसको बीटा बोला जाता है। तो टीले के आकार का जो ऊंचा स्थान है, वहां पर सारे पहाड़ कैसे दिख रहे थे? नंगे। वहां पर न बर्फ थी, नंगे से मतलब है कि न वहां पर कोई बर्फ थी और न कोई हरियाली थी, न कोई वहां पर पेड़ पौधे थे, और न ही कोई बर्फ की कोई सफेद मोटी चादर भी नहीं थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ रही थी। लेखक जैसे जैसे उत्तर दिशा की तरफ ऊंचे बढ़ते चले जा रहे थे ना, तो वहां पर क्या हो रहा था, धीरे धीरे बर्फ की जो चोटियां थी वो खत्म होने लग गई, दिखाई पड़ने लगी, बहुत कम दिखाई पड़ने लगी, चोटियां खत्म होने लगी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है। जो पहाड़ जो था डांडे का सबसे ऊंचा जो स्थान था, वहां के जो लोकल देवता जो होते होंगे वो वहां पर उनका स्थान था, मंदिर था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। मंदिर जो देवता का था वो किस तरह से सजाया गया था? पत्थर के ढेर लगे हुए थे, वहां पर जानवरों के सींग लगे थे, रंग बिरंगे तरह की कपड़े और झाड़ियों से उसको, मंदिर को वहां पर सजा दिया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अभी तक तो बच्चों लेखक 16-17 हजार फीट तक की ऊंचाई पर चढ़े। अब उनको बराबर साथ के साथ उनको नीचे उतराई पर जाना था, नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। हमेशा आप किसी भी पहाड़ पे चढ़ेंगे तो आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि चढ़ते समय हम जल्दी से थक जाते हैं, लेकिन अगर उतार होता है या उतरना होता है हमको पहाड़ से, तो हम इजीली उससे उतर जाते हैं। तो लेखक भी यही कह रहे हैं यहाँ पर कि चढ़ना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उतरना बहुत आसान था। शायद 1-2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, तो मैं दौकिन वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब क्या था कि लेखक को जो बच्चों वहां पे घोड़ा मिला था, लेखक के साथ और भी लोग साथ में चल रहे थे, साथ में सवारियां चल रही थी, पर लेखक को जो पर्सनली जो घोड़ा मिला था खुद का, वो घोड़ा कैसा था? धीमे चलने वाला, थका हुआ सा लग रहा था। लेखक ने सोचा कि मैं उसको मारूं, लेकिन फिर लेखक ने सोचा कि नहीं, ये बेचारा थका हुआ है, ये सोचकर लेखक ने उसे नहीं मारा। तो नहीं मारने की वजह से और घोड़े के धीरे चलने की वजह से लेखक क्या हुआ, अपने जो साथी मित्र थे उनसे लेखक पिछड़ गए, और पिछड़ जाने की वजह से लेखक को ऐसा लग रहा था दौकिन वस्तु क्या है? एक स्पेनिश उपन्यासकार हैं जो 17वीं शताब्दी के हैं, जो घोड़े पे झूमते हुए चलते थे। तो उसके बारे में बताया कि दौकिन वस्तु जो है उपन्यासकार, ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी तरह चल रहा हूं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब लेखक को पता ही नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। 1-2 जगह रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने पे पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिनी ओर वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के में मील भर पर था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब लेखक का क्या हुआ कि पीछे हो गए अपने मित्रों से, दोस्तों से। तो लेखक का घोड़ा बहुत ही धीरे चल रहा था, और लेखक जैसे इस पे जोर लगा रहे थे तो घोड़ा और धीमे चल रहा था, सुस्त पड़ गया था। तो
लेखक अपने दोस्तों से बिछड़ गए तो उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था। एक जगह क्या हुआ कि दो रास्ते फूट रहे थे, एक दाहिनी ओर जा रहा था, एक बाईं ओर जा रहा था। तो लेखक ने सोचा कि मैं किस तरफ जाऊं, तो लेखक ने क्या करा कि बाईं ओर का वाला रास्ता ले लिया और उसमें 1.5-2 किलोमीटर दूर तक, मील मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूर तक वो चले गए। चले जाने के बाद में आगे उनको एक मकान मिला, तो मकान वालों से पूछा उन्होंने कि भाई लंककोर का रास्ता किधर है। तो मकान वाले ने कहा कि भाई आपने तो रास्ता ही गलत ले लिया, जो दाहिने हाथ की तरफ जो रास्ता जा रहा था ना, वही आपका लंककोर का रास्ता था। तो लेखक को फिर लौट के आना पड़ा। तो जब 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने अंदर तक तय किया, तो उसकी वजह से वो अपने मित्रों से और ज्यादा पीछे हो गए। जब वो वहां पहुंचे जहां उनको जाना था, गांव से थोड़ी सी दूर थे, वहां पर उनका दोस्त सुमति जो था उनका इंतजार करता हुआ मिला। सुमति जो था, मंगोल का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो पूरे गुस्से में था। सुमति यहां पे बताते हैं लेखक कि सुमति कौन था? मंगोल। मंगोल एक जाति का समूह है बच्चों, जो तिब्बत के वहाँ आसपास पाई जाती है। तो ये लेखक ने बताया कि सुमति, अब यहाँ पर पूरा साफ साफ हो गया कि सुमति कौन थे? मंगोली थे। तो मंगोल का मुंह, लेखक कहते हैं कि मंगोली जो होते हैं उनका मुंह वैसे ही लाल होता है, और सुमति को तो अभी मुझ पे गुस्सा आ रहा था, तो उस वजह से उनका मुंह और ज्यादा लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय गरम किया, कैसा घोड़ा मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर? नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रास्ते तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्या मिला। अब क्या था कि लेखक जब सुमति से मिले तो सुमति को गुस्सा आ रहा था, और फिर सुमति ने कहा कि भाई तुम इतना देर कैसे हो गई तुमको, क्योंकि मैंने तो 2 टोकरी कंडे क्या होता है कि गाय के जो गोबर से बने हुए होते हैं, सुखा के, गाय के गोबर को सुखा के बनाए जाते हैं, जो कि एक आग में जलाने के काम आते हैं, कंडे उन्हें कहते हैं। तो कंडे, लेखक कहते हैं कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, मैंने 2 टोकरी कंडे जला दिए, और चाय को भी मैंने 3-4 बार गर्म कर दिया, फिर भी तुम इतने लेट हो गए। तो लेखक ने कहा कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों ने घोड़ा ही ऐसा दिया कि घोड़ा मुझे बहुत धीरे धीरे लाया। मैं तो सोच रहा था कि मैं रात तक यहाँ पहुंचूंगा। पर सुमति जो थे, लेखक बताते हैं उनके मित्र जो सुमति थे, उनको जैसे ही तेज गुस्सा आता था उतना ही तेज जल्दी ठंडा भी हो जाता था। तो वो उनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो गया। और लंगकोर जो जगह है, तिब्बत का एक स्थान है, वहां पर उन्होंने अच्छी जगह वो ठहरे थे। क्यों, किस वजह से? ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि सुमति की वहां पर बहुत अच्छी जान पहचान थी। क्यों? क्योंकि सुमति एक बौद्ध भिक्षुक थे। तो वहां पर भी उनके बहुत सारे जजमान थे, और जजमानों ने कैसे स्वागत किया कि पहले तो चाय सत्तू क्या होता है? सत्तू होता है चावल और गेहूं के आटे से बन के सेक के बना हुआ एक खाद्य पदार्थ होता है। वो उनको सुबह मतलब चाय के साथ खाने में दिया गया। और उसके बाद गरम गरम थुप्पा क्या होता है? सत्तू और चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस की तरह पतली लेई बनाकर पकाया जाता है, और ये भी थुप्पा भी एक खाने का पदार्थ होता है। अब हम तीडरी के विशाल मैदान में थे। अब लेखक पहले तो चढ़े 16-17 मील, अब फिर उतार में आए, और उतार में आके आखिर में वह तिरडी एक जगह है, वहां पर विशाल समतल मैदान में वो आ पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। ऐसा लग रहा था कि वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में टापू है, तो जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। अब वो तिरडी गांव जो था, जो मैदान था, सपाट था, समतल था, उसमें एक पहाड़ी अंदर दिखाई पड़ रही थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिरडी समाधि गिरी। अब उस पहाड़ी का क्या नाम था? तिरडी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब क्या है कि जो अब यहाँ पर ये पता पड़ गया, यहाँ इस बात से यह पता पड़ता है कि सुमति जो थे
वो क्या करते थे कि बोध गया से कपड़े लाते थे और उनकी पतली पतली चीरियों और बत्तियों से वो क्या बनाते थे, गंडा बनाते थे। गंडा एक होता है कि जिसको मंत्र पढ़कर और जिसमें गांठ लगाई जाती है और जिसे कि सिद्ध किया जाता है मंत्रों के द्वारा। ऐसे वो बोध गया से लाए हुए कपड़ों का पतली पतली चीरियां, पतले पतले काट के उनके गंडे बनाते थे। और गंडे खत्म क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो कपड़े अपने साथ बहुत सारे लेकर आते थे। कौन? सुमति जी। और यजमान कौन होते हैं? उनसे खरीदार। तो वो जो खरीदार थे उनके लिए वो मंत्र पढ़कर, मंत्र से अभिषेक करके उसका, और वो कपड़ा और धागा उनको देते थे गंडे का। वह यह यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधार ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाना। इसके लिए तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब लेखक ने क्या कहा, सुमति अपने यजमान मतलब जो खरीदार हैं उनके पास वो जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो गंडे बेचते थे और गंडे बेचने के लिए वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। पर लेखक ने क्या कहा, लेखक ने सोचा कि अगर ये आसपास के गांव में गए तो इनको एक हफ्ता लग जाएगा और हफ्ते भर तक ये आएंगे नहीं। तो लेखक ने उनसे क्या कहा कि मैं तुमको अभी रुक जाओ, तुम जाओ मत, पर मैं लहासा पहुंचकर तुमको रुपए दे दूंगा इसके लिए। सुमति ने स्वीकार किया, सुमति ने भी हाँ भर ली। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश करी। अब भरिया क्या चीज है यहाँ पर? भरिया है भारवाहक, जो कि सामान उठाकर ऊपर की तरफ ले जाता है या नीचे की तरफ ले जाता है, उसको कहते हैं भरिया। मनुष्य आदमी होता है लेकिन वह काम ऐसा करता है सामान ढोने का, तो उसे भरिया कहा जाता है। तो दूसरे दिन ये लेखक और उनके मित्र भरिया को ढूंढने लगे। लेकिन कोई मिला ही नहीं। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10, 12, 11 बजे तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लो तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो ललाट धूप में जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब क्या था कि लेखक को जब कोई भरिया नहीं मिला, सामान उठाने वाला नहीं मिला, तो अब यह तय करना पड़ा कि हम खुद ही चलेंगे आगे अपने आप से। तो घड़ी क्या बज रही थी उस वक्त? 10 से 11 बज रही थी। और तिब्बत में जो तेज धूप पड़ रही थी वो धूप किस प्रकार की थी कि सीधी सिर पर लगती थी। तो अगर आप मोटा कपड़ा ढक लो तो थोड़ी सी गर्मी खत्म हो जाती थी, लेकिन आपका कंधा, मौसम 2 तरह का मौसम चल रहा था वहां पर। आगे से अगर आप धूप की तरफ चल रहे हो तो आपको बहुत तेज धूप लगेगी जिससे कि आपका ललाट गर्म हो जाता है, और पीछे की तरफ से उनका कंधा लेखक का ठंडा ठंडा हो रहा था। किसकी वजह से? बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। अब डंडा हाथ में क्यों लेना पड़ा लेखक को? क्योंकि बर्फ में आप बिना डंडे के कभी चल नहीं सकते। तो लेखक ने क्या किया और उनके मित्र ने कि अपना अपना जो सामान था उन्होंने अपनी अपनी पीठ पर लाद लिया और डंडा हाथ में लिए आगे चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तीरड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। सुमति को किसी से मिलना था, किसी यजमान से, कोई खरीदार से मिलना था। तो सुमति ने क्या कहा कि मतलब शेखर विहार की तरफ अपन चलते हैं, क्योंकि उनको वहां पर एक यजमान से मिलना था। इस वजह से वह उनको, लेखक को कहाँ ले आए? शेखर विहार की ओर ले आए। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद के लिए करता था, लेकिन जिसके लिए मजूर बेगार में ही मिल जाते थे। अब क्या था कि जो तिब्बत की जो जमीन है, बताना चाहते हैं लेखक यहाँ कि तिब्बत का समाज किस प्रकार था, वहाँ के लोग किस प्रकार के थे। तो जब उनके मित्र उनको शेखर विहार की तरफ ले गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि तिब्बत की जो सारी जमीन है वो 2 भागों में, मतलब छोटे और बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। और वो जागीरदारों का जो हिस्सा है जागीरों का, वो बहुत ज़्यादा मठ क्या होते हैं बच्चों के, जो जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, विहार कहते हैं जिनको, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहते हैं उनको मठ कहा जाता है। तो उन मठों के हाथ में जमीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती करता था। खुद आदमी, अपना जागीरदार जो खुद मालिक था, वो खुद अपनी जमीन पर काम करता था, लेकिन
मजूर भी मिल जाता था, बिना पैसे के काम करने वाला। बिना पैसे के काम करने के लिए वहां पर जागीरदारों को मजूर भी मिल जाता था। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। अब क्या था कि जो मठों के हाथ में जो इनका हिस्सा था ना जागीरों का, उसके लिए मठ में से कोई बौद्ध भिक्षु को वहां पर निगरानी के लिए भेजा जाता था। और भेजे जाने के लिए वो बौद्ध भिक्षु ऐसा था कि वहां के जो लोकल लोग थे, जो काम करने वाले मजूर थे, उनके लिए वो कैसा था, राजा के समान था। शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब यहां बताया कि शेखर की जो खेती थी, वहां के जो मुखिया थे, भिक्षु थे, उनका नाम था नमसे। नमसे वो बहुत भद्र मतलब बहुत अच्छे पुरुष थे। शेखर विहार की जो खेती थी, वहां के जो सबसे बड़े मुखिया थे जागीर के, उनका नाम नमसे था। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसे कुंजर की हस्तलिखी 103 पोथियां रखी हुई थी। अब क्या था कि जो वो लेखक शेखर विहार पहुंचे। शेखर विहार में क्या था कि उनको वो नमसे नाम के भद्र वो मिले बौद्ध भिक्षुक। उन बौद्ध भिक्षुक ने बहुत अच्छे से लेखक का स्वागत किया, प्रेम से मिले। जबकि लेखक कैसे वेश में थे, भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद भी उन बौद्ध भिक्षुक ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। और वहां पास में एक मंदिर था। अब मंदिर में क्या रखा था, कुंजूर नाम का जो मंदिर था, वहां पर बुद्ध वचन के अनुवाद की हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी थी। जो था मंदिर, उसमें कुंजूर मतलब बुद्ध के वचनों के अनुवाद मतलब बुद्ध ने जो वचन कहे उनका हिंदी अर्थ की 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसान से कम की नहीं होगी। उस समय क्या था कि शेर में पैसा चलता था, 1 आना, 2 आना, 3 आना, शेर, इस तरह से जो पैसे की गणना होती थी ना, उस तरह से होती थी। अभी नहीं चलता है, अभी शुरू ही हमारे यहाँ पर 1 रुपए से होता है, लेकिन उस समय शेर चलता था, 1 आना चलता था, 2 आना चलता था। तो लेखक बताना चाहते हैं यहाँ पर कि एक पोथी 15-15 शेर मतलब 15-15 शेर में मिलती थी। सुमति ने फिर आसपास अपने जजमानों के पास जाने के लिए पूछा। मैंने पुस्तक के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह एक ही दिन में दोपहर के बाद चले आए। तिरडी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यहाँ क्या था कि लेखक के जो मित्र थे सुमति, वो फिर से लेखक से अपने किसी यजमान, अपने किसी मित्र से या अपने किसी खरीदार के पास फिर से जाना चाहते थे। तो लेखक से उन्होंने दोबारा पूछा, क्या मैं जाऊं? तो पहले तो लेखक ने पिछली बार तो मना कर दिया था, पर इस बार लेखक को क्या था, वो 103 पुस्तकें मिल गई थी। कौन सी? कुंजूर, जो बुद्ध वचन का अनुवाद था, वो पुस्तकें मिल गई थी। तो लेखक क्या, पहले तो अकेले थे, अनजान जगह थी, इसलिए जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन इस बार उनको पुस्तकें मिल गई थी। तो लेखक कहते हैं कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब मुझे पुस्तक पढ़ने के लिए समय मिल गया और मुझे पुस्तक पढ़ने का ये जो बौद्ध भिक्षुक के बारे में जानने का जो मेरा विचार था वो पूरा हो गया। इसलिए लेखक ने सुमति को कहा कि हाँ तुम जा सकते हो। लेकिन लेखक ने सोचा कि सुमति 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन सुमति ने क्या किया कि उसी दिन दोपहर में जिस दिन गए थे उसी दिन दोपहर में वापस आ गए। और फिर वो जो तिरडी गांव था वो बहुत दूर भी नहीं था। तो इन दोनों ने अपना सामान उठाया पीठ पे और जो बौद्ध भिक्षुक थे नमसे, उनसे विदाई ली और विदाई लेकर ये अपने गंतव्य स्थान जहां इनको जाना था उस तरफ चल पड़े। तो ये बहुत ही अच्छी यात्रा वृत्तांत थे राहुल जी सांस्कृत्यायन का। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। छोटी छोटी चीज़ों को मैंने अच्छे से आपको विस्तृत ज्ञान देकर बताया है, समझाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।